हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का सेशन हमारा वीकली करंट अफेयर का सेशन है, क्योंकि आज है संडे। तो यहां पर हम 20 से लेकर 26 अक्टूबर तक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आराम से सेशन को एंड तक देखिए, एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। शुरू करते हैं आज के वीकली करंट अफेयर को और सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की बात करें तो बीसीसीआई और जो इंडिया के क्रिकेटर्स है उनके बीच में एक ब्रिज की तरह यह काम करती है संस्था। क्रिकेटर्स के जो भी सुझाव हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, उनको बीसीसीआई तक पहुंचाना इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन का मुख्य कार्य है। हाल ही में इसके नए अध्यक्ष अपॉइंट की गई है शांता रंगास्वामी। शांता रंगास्वामी भारत की एक्स फीमेल क्रिकेटर है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह भारत की पहली विमेंस क्रिकेट कैप्टन रही है। इंडिया की पहली विमेंस क्रिकेट कैप्टन और इंडिया की पहली ऐसी फीमेल क्रिकेटर जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1976 में। यह है शांता रंगास्वामी। तमिलनाडु के चेन्नई से आती है, तमिलनाडु की चेन्नई की रहने वाली इंडियन विमेन क्रिकेटर। तो हाल ही में इनको इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन का नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। ओके, इनके पहले अशोक मल्होत्रा इस पद को होल्ड कर रहे थे। अशोक मल्होत्रा को रिप्लेस किया है शांता रंगास्वामी ने, और इस पद पर अपॉइंट होने वाली यह पहली महिला भी है। तो उपलब्धियां काफी सारी है, और इसके अलावा इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला भी कौन? शांता रंगास्वामी। ठीक है। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश बना है उरुग्वे। आंसर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। उरुग्वे ने अपनी असेंबली में एक बिल पास किया है जिसका नाम है डिग्निफाइड डेथ। ओके, डिग्निफाइड डेथ मतलब सम्मान के साथ किसी को मृत्यु दी जा सके। देखिए, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है, बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है जब व्यक्ति को नहीं बचाया जा सकता, और अगर वो कंटिन्यू रहता है तो उसको बहुत ज्यादा दर्द होगा उस बीमारी में। ऐसी काफी सारी डिसीज है, तो इनसे व्यक्ति को सम्मानपूर्वक एक डेथ दी जा सके, इच्छा मृत्यु उन्हें दी जा सके, इस कंडीशन में इसे लागू करने वाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पहला देश बना है, या लैटिन अमेरिका महाद्वीप का पहला देश बना है उरुग्वे। इसने अपने यहां पर यूथेनेसिया को लीगलाइज्ड किया है और इसके बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पहला देश बना है। उरुग्वे की अगर हम लोकेशन देखते हैं तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दिख रहा है। उरुग्वे हमको पूर्व में देखने को मिलता है और इसकी बाउंड्री शेयर होती है ब्राजील से। उत्तर में, उत्तर पश्चिम में जाते हैं या पश्चिम में जाते हैं तो अर्जेंटीना से, और दक्षिण में भी ये अर्जेंटीना से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कौन है ये? उरुग्वे। मोंटेविडियो इसकी कैपिटल है, और इसका पूर्वी जो हिस्सा है वो अटलांटिक ओशियन से टच होता है। यमांडू ओरसी वर्तमान में उरुग्वे के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। चर्चित बाथो धर्म किस जनजाति के द्वारा पालन किया जाता है या फॉलो किया जाता है? बाथो रिलीजन, इसे फॉलो करती है बोडो कम्युनिटी। भारत के पूर्वोत्तर राज्य में बोडो कम्युनिटी का निवास देखने को मिलता है, स्पेशली भारत के असम राज्य में। यह फॉलो करती है बोडो कम्युनिटी एक रिलीजन को जिसे कहा जाता है बाथो रिलीजन। अब आप बोलेंगे अभी सुर्खियों में क्यों है? नेक्स्ट जो जनगणना होगी ना 2027 में ये शुरू होगी, इसमें सेपरेट कोड दिया गया है बाथो रिलीजन को। मतलब ये जो बाथो धर्म है ना, अब इसको सेपरेट कोड दिया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अभी तक क्या होता था कि जो जनगणना होती थी ना, जो सेंसस होता था, उसमें 6 धर्मों को कोड दिया जाता था सेपरेट, जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध, सिख और जैन। ये 6 धर्म है। अगर कोई भी व्यक्ति इन धर्म का है तो उस कोड में उसको जगह दे दी जाती थी, और अगर कोई और धर्म फॉलो करता था ना तो उसका केवल धर्म लिख दिया जाता था, लेकिन उसके लिए कोई सेपरेट कोड नहीं था। लेकिन अब पहली बार 7वें धर्म के रूप में सेपरेट कोड दिया गया है जनगणना में बाथो धर्म को। इससे यह होगा कि बाथो धर्म को नेशनल लेवल पर अब पहचान मिलेगी।
और इस धर्म को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, स्पेशली बोडो कम्युनिटी, इनके लिए एक अलग से कॉलम हो पाएगा एक धर्म का, जिस मतलब सेपरेट कोड दिया जाएगा जिसका नाम है बाथो कम्युनिटी या बाथो धर्म। बोडो कम्युनिटी फॉलो करती है, तो अब 7 धर्मों के कोड होंगे आने वाली जनगणना में। आई होप समझ में आओगा। देखिए, अगर हम सेंसस की बात करते हैं तो भारत का ये 16वां सेंसस होगा, इस बार 16वीं जनगणना है, नेक्स्ट ईयर शुरू होगी। और भारत का आजादी के बाद ये 8वीं जनगणना है। सेंसस 2027 दो स्टेज में या चरणों में या फेज में आयोजित किया जाएगा। पहली स्टेज में 1 अक्टूबर 2026 से ये शुरू होगा। अभी ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में सेंसस किया जाएगा, ये पहली स्टेज है। और सेकेंड स्टेज में 1 मार्च 2027 से जनगणना शुरू होगी। इससे पूरे इंडिया में बाकी के जो रीजन है, क्षेत्र है, राज्य, वहां पर किया जाएगा। तो इस तरीके से अब जो जनगणना होगी, एक नया सेपरेट कोड किस धर्म को मिला है 7वें धर्म के रूप में, तो यह है बाथो धर्म। बोडो कम्युनिटी से फॉलो करती है असम राज्य में। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री पीएम अपॉइंट की गई है सनाई ताकाइची। सनाई ताकाइची जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है। ओके, तो इनके पहले अभी तक जापान के जो पीएम हैं वो शिगारू इशिबा थे। शिगारू इशिबा को रिप्लेस किया है सनाई ताकाइची ने, जापान की नई पीएम और जापान की पीएम बनने वाली पहली महिला। जापान को अगर हम लोकेशन देखते हैं मैप पर, तो ईस्ट एशिया का एक देश है जिसकी आइलैंड कंट्री है। नॉर्मली इसकी लोकेशन हमको वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है। टोक्यो जापान की कैपिटल है। प्राइम मिनिस्टर पहली बार कोई महिला बनी है सनाई ताकाइची। गुजरात में किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? गुजरात के कच्छ में एक हड़प्पा सिविलाइजेशन का प्लेस है जिसका नाम है कोटाडा भादली। कोटाडा भादली ये गुजरात के कच्छ में देखने को मिलता है। यहां पर अभी क्या हुआ है कि 4000 साल पुराना राजमार्ग होटल खोजा गया है। इस राजमार्ग होटल को नाम दिया गया है कारवा सराय। देखिए, कारवा मतलब जो गुजरने वाले लोग हैं। क्या होता था कि सिंधु घाटी सिविलाइजेशन में जो ट्रेड के लिए लोग आते थे, मिडिल ईस्ट से, ईरान और उस तरफ से जो भी लोग आते थे, वो जब ट्रेड के लिए आते थे तो उनके रुकने के लिए हाईवे के किनारे, जो भी व्यापारिक मार्ग था उसके किनारे उनके रुकने के लिए होटल बनाई जाती थी। मतलब जो कारवा आ रहा है उसके सराय के रूप में, मतलब विश्राम स्थल के रूप में ऐसे प्लेसेस हमको देखने को मिलते हैं। ये सड़क है और ये आप देखिए पूरा प्लेसेस बनाए गए हैं ताकि व्यापारी जो ट्रेड करने आ रहे हैं वो यहां पर रुक पाए। अभी तक क्या था कि जो सिल्क रूट था ना, जो चाइना से यूरोप तक जाता है, केवल उस पर ही ऐसे होटल देखने को मिले थे मिडवल हिस्ट्री में। उसके पहले साक्ष्य नहीं थे। लेकिन अब सिंधु घाटी सिविलाइजेशन में भी ये प्लेसेस देखने को मिले हैं, ये हाईवे होटल देखने को मिले हैं। गुजरात के कच्छ में एक हड़प्पन साइट है वहां पर जिसका नाम है कोटाडा भादली। ओके, तो अभी जो स्टडी हुई थी, ये जो उत्खनन हुआ था 2010 से 13 में हुआ था, 2010 से 2013 में। अब इसकी स्टडी की रिपोर्ट आई है और इसमें पता चला है कि जो भी प्लेसेस वहां पर मिले हैं वो उस वक्त के हाईवेज होटल थे। राजमार्ग पर जो व्यापारियों के लिए रुकने के लिए होटल बनाए जाते थे वो थे। तो कहां पर खोजे गए? कोटाडा भादली नाम के हड़प्पन साइट पर, जो कि हमको गुजरात के कच्छ में देखने को मिलता है। क्लियर? तो सिल्क रूट के पहले ऐसे साक्ष्य नहीं थे, लेकिन अब वर्ल्ड की जो पहली नगरीकृत सभ्यता है सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, उसमें भी ये साक्ष्य देखने को मिले। ओके, आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए एसएससी सीएचएसएल स्पेशल पैकेज यहां पर 2025 का अवेलेबल है। एसएससी सीएचएसएल के लिए आपको यहां पर बहुत मदद मिलने वाली है। 11,000 से ज्यादा जीएस के वन लाइनर आपको मिल जाएंगे। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की टॉपिक वाइज ई बुक मिल जाएगी। आपको प्रीवियस एग्जाम के पेपर्स मिल जाएंगे एनालिसिस के साथ। आपको फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे। 2 साल का आपको करंट अफेयर मिल जाएगा। तो ऑल ओवर आपको एसएससी सीएचएसएल के लिए ये स्पेशल पैकेज है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने इसकी लिंक दे दी है, वहां पर आप क्लिक करके इससे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं।
स्पेशली ऐसे स्टूडेंट जो कि CHSL की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है आपके लिए, वहां पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट आप इसे अवेल कर सकते हैं। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 2025 का पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो वर्ष 2025 का पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है मलेशिया के कुआलालंपुरम में। ठीक है, आपको पता है आसियान समिट भी कहां पर आयोजित की जा रही है? मलेशिया के कुआलालंपुरम में। आज शुरू होगी 26 तारीख से। तो 2025 का ईस्ट एशिया समिट का आयोजन भी 26 से लेकर 28 अक्टूबर तक मलेशिया के कुआलालंपुरम में किया जाएगा। जो ईस्ट एशिया के देश है ना, ऐसे 18 देश के लीडर्स यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पर आसियान की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है। आसियान देश, जो आसियान कंट्रीज है, वो भी यहां पर पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि आसियान के द्वारा ही इसका आयोजन किया जाता है। तो आसियान समिट के साथ ही ईस्ट एशिया समिट का आयोजन भी मलेशिया के कुआलालंपुरम में ही किया जा रहा है। जो 18 देश है उनके बीच में ट्रेड को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, डेवलपमेंट को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, सभी देशों को एक साथ कैसे लाया जा सके, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। तो 2025 का ईस्ट एशियन समिट मलेशिया के कुआलालंपुरम में, इसका आयोजन आसियान करवाता है। 2005 से इसका आयोजन किया जा रहा है। अब यहां पर क्योंकि आसियान की बात हुई है तो आसियान समिट को भी हमको समझना पड़ेगा। आसियान समिट एनुअल समिट है, हर साल आयोजित की जाती है। साल में वैसे ये 2 बार आयोजित होती है। आपको पता है इस बार 2025 में 46 और 47 आसियान समिट का आयोजन किया जा रहा है। 46 आसियान समिट मई में हो चुकी है मलेशिया के कुआलालंपुरम में। अब 47 आसियान समिट 26 से लेकर 28 अक्टूबर तक मलेशिया के कुआलालंपुरम में ही आयोजित की जाएगी। इसके पहले लास्ट ईयर ये इंडोनेशिया में आयोजित की गई थी 44 और 45, और अब 46 और 47 कहां पर? मलेशिया के कुआलालंपुरम में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जस्टिस प्रतिभा एम सिंह को। यहां पर बात हो रही है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस की। अगर इस संस्था की बात करें ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो पूरे वर्ल्ड में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे ट्रेड, कोई भी इनोवेशन होता है तो उसके लिए ट्रेडमार्क, पैटेंट, कॉपीराइट, ये जो दिए जाते हैं ना, इनके प्रति लोगों को अवेयर करना, इसके प्रति लोगों में, देशों में अवेयरनेस फैलाना मुख्य उद्देश्य, मुख्य कार्य है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का। और इनको लीगल मुद्दों पर, पॉलिसीज पर जो एडवाइस करता है ना, वो एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस है। तो इसकी अध्यक्ष बनी है, पहली बार कोई इंडियन अध्यक्ष बनी है, और यह है जस्टिस प्रतिभा एम सिंह। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। 2025 से 2027 तक ये इसकी चेयरमैन के पद पर रहेगी प्रतिभा एम सिंह। कर्नाटका से आती है, दिल्ली हाईकोर्ट की जज है वर्तमान में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में इनका काफी योगदान है, इसीलिए इनको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेस का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली इंडियन। समझ में आ गया कि इस संस्था का कार्य क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का भी काम समझ में आ गया। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 में की गई थी, WIPO की, और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में देखने को मिलता है। आगे आ जाए। मेंबर्स 193 है, और डेरेन टांग वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के। केंद्र द्वारा लॉन्च किए गए कपास क्रांति मिशन का बजट कितना रखा गया है? केंद्र सरकार ने कपास सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है, कपास क्रांति मिशन, और इसका बजट रखा गया है 600 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने इस मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, ताकि कपास या कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके, और जो कॉटन प्रोड्यूसिंग राज्य है उनमें साइंटिफिक रिसर्च से कॉटन प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। 600 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने इसके लिए आवंटित किए हैं।
इस योजना को मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस से जी किशन रेड्डी, इन्होंने हैदराबाद तेलंगाना में लॉन्च किया है। इसके तहत देखिए फार्मर्स को हाई डेंसिटी प्लांटेशन सिखाया जाएगा, जिससे कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। मतलब कम जगह पर ज्यादा से ज्यादा कॉटन कैसे उगाया जा सकता है। टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी और अलग अलग वेयर हाउस बनाए जाएंगे ताकि कॉटन को रखा जा सके, रिजर्व करके, सुरक्षित करके। तो इस तरीके से कॉटन प्रोडक्शन बढ़ाना कपास क्रांति मिशन का मुख्य उद्देश्य है। कितने करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए हैं? 600 करोड़ रुपए। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? एक रिपोर्ट की यहां पर बात की गई है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट 2025 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या होता है कि किस देश में कितना फॉरेस्ट कवर है, इसके आधार पर रैंक किया जाता है देशों को। दूसरी कैटेगरीज भी होती है, लेकिन सबसे मेन कैटेगरी यही है। तो इसके अकॉर्डिंग भारत में अगर हम वन क्षेत्र के आधार पर भारत की वैश्विक रैंक देखें तो हमारी 9th रैंक है पूरे वर्ल्ड में वन क्षेत्र के मामले में, 9वीं रैंक। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इस रिपोर्ट को जारी करता है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट 2025 रिपोर्ट। फॉरेस्ट रिजर्व को, फॉरेस्ट रिसोर्सेस को, फॉरेस्ट एरिया को ये एनालिसिस करती है रिपोर्ट। टोटल फॉरेस्ट एरिया की रैंकिंग में भारत को 9th रैंक दी गई है। लास्ट ईयर जब ये रैंक आई थी तब इंडिया को 10th रैंक पर रखा गया था। ठीक है, हमारे पास इस रिपोर्ट में बताया गया है कि टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है वो 72.7 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है। इतना हमारे पास फॉरेस्ट कवर है। एक और कैटेगरी है एनुअल फॉरेस्ट एरिया गेन, मतलब एक साल में हमने फॉरेस्ट कितना बढ़ाया है। इसके आधार पर इस रैंक में हम तीसरे स्थान पर आते हैं फॉरेस्ट को बढ़ाने के मामले में, लेकिन फॉरेस्ट एरिया के मामले में हम इस रिपोर्ट में 9th रैंक पर हैं। टॉप कंट्रीज में रशिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, सेकंड पर ब्राजील, थर्ड पर कनाडा और चौथे पर आता है यूएसए। इंडिया की रैंक है कौन सी? 9वीं। स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स 2025 की मिनरल रिच कैटेगरी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? देखिए यहां पर स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स है 2025 का, ऐसे राज्य जहां पर जो मिनरल रिच है। देखिए ये जो इंडेक्स है ना, इस आधार पर निकाला जाता है कि कौन अपने जो मिनरल्स से उनको सही ढंग से उनकी माइनिंग कर रहा है, सही ढंग से उनका यूज कर रहा है, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। इन सभी बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक दी जाती है। तो अलग अलग कैटेगरी होती है, इसमें जो मिनरल रिच मतलब जहां पर सबसे ज्यादा मिनरल्स हैं उनमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसने किया है, तो इस रैंक के अकॉर्डिंग ये राज्य है मध्य प्रदेश। स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इंडेक्स कौन जारी करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इस इंडेक्स को जारी किया है। फर्स्ट स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स से इसी साल ये शुरू हुई है। वैसे 2025 के बजट में ही अभी जो आया था ना, इसी में इसको अनाउंस किया गया था कि हम ये भी एक इंडेक्स को जारी करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इस इंडेक्स को हाल ही में निकाला है। इंडेक्स में यह मेजर किया जाता है कि कौन स्टेट अपने मिनरल्स को ज्यादा एफिशिएंटली एंड सस्टेनेबली तरीके से मैनेज और प्रोड्यूस करता है, मतलब सही ढंग से उनका रखरखाव कर पा रहा है, उनको यूज कर पा रहा है, उनका उत्खनन कर पा रहा है। इन सभी आधार पर बेस्ट परफॉर्मिंग जो स्टेट होता है वो देखा जाता है। 3 कैटेगरी है। कैटेगरी ए में मिनरल रिच स्टेट आते हैं, कैटेगरी बी में जो मॉडरेट स्टेट है जिनके पास मिनरल मीडियम रेंज में, और थर्ड में ऐसे स्टेट आते हैं जिनके पास मिनरल बहुत कम है। तो ये 3 कैटेगरी है। अब देखिए तीनों में मैं आपको बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बता देता हूं। मिनरल रिच में ए कैटेगरी में एमपी ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया है, सेकंड पर राजस्थान, तीसरे पर गुजरात। हम बात करते हैं मॉडरेट रिसोर्सेस में, तो गोवा पहले नंबर पर है, यूपी सेकंड पर, असम तीसरे पर। और लो कैटेगरी की देखें तो पंजाब पहले पर, उत्तराखंड सेकंड और त्रिपुरा थर्ड पर रखा गया है। ठीक है, विश्व सांख्यिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे हर साल मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में 20 अक्टूबर को। सांख्यिकी, विश्व सांख्यिकी दिवस। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? स्टैटिस्टिक्स के बारे में पूरी दुनिया में अवेयरनेस फैलाना, दुनिया को डेटा के तौर पर समझने में, स्टैटिस्टिक्स के माध्यम से दुनिया को डेटा के तौर पर समझने में मदद मिलती है
बहुत सारी चीजें हैं जो कि डेटा के तौर पर हम समझ पाते हैं और आगे चलकर बेटर प्लानिंग किसी भी क्षेत्र में और बेटर पॉलिसीज को लागू करने में हमको मदद मिलती है। तो यह वर्ल्ड स्टेटिस्टिक्स डे है, 20 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ने 2010 में इस दिन की शुरुआत की थी और 2025 में ड्राइविंग चेंज विद क्वालिटी स्टेटिस्टिक्स एंड डेटा फॉर एवरीवन इसकी थीम रखी गई है। इंडिया में भी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 29 जून को। पीसी महालनोबिस की जयंती है इस दिन, तो इस दिन भारत में 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। 2025 में जो डे इंडिया में मनाया गया उसकी थीम रखी गई थी 75 ईयर ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। आपको पता है पीसी महालनोबिस भारत में फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहलाते हैं। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के मेंबर रहे हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन के स्थापना इन्होंने की है और बाकी अलग अलग पदों पर इन्होंने काम किया है। तो इनकी जयंती के रूप में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है इंडिया में। क्वेश्चन हमारा वर्ल्ड सांख्यिकी दिवस से था, तो यह मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। आगे चलें, आफ्तान ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अभी एक ज्वालामुखी सुर्खियों में रहा था, आफ्तान ज्वालामुखी, जो कि हमको देखने को मिलता है ईरान में। सर इंपॉर्टेंट क्यों है? अच्छा, ईरान का ये जो ज्वालामुखी है ना, इसकी विशेषता पता है क्या है? ये जब अभी इसमें उद्गार देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके पहले इसमें जब उद्गार हुआ था ना, तब मानव सभ्यता का अस्तित्व ही नहीं था। ऐसा माना जाता है क्योंकि हमारे पास इतना पुराना साक्ष्य नहीं है मानव सभ्यता का। आपको पता है 7 लाख साल पहले ये एक्टिव हुआ था और अब 7 लाख साल बाद इस वॉल्केनो में फिर से हलचल देखने को मिल रही है और ये कभी भी अब इसमें विस्फोट हो सकता है। 7 लाख साल बाद इतना पुराना मानव साक्ष्य देखने को नहीं मिलता कि मानव कभी रहा होगा। रहे होंगे, आई डोंट नो, पर साक्ष्य देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ताफ्तान वॉल्केनो की यहां पर बात की जा रही है। ईरान में स्थित एक वॉल्केनो है। 12,927 फुट की ऊंचाई पर यह ईरान में देखने को मिलता है। ह्यूमन हिस्ट्री से पुराना, मतलब ह्यूमन हिस्ट्री में अभी तक ये नहीं फटा है जब से हम ह्यूमन को जानते हैं। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? एसोचैम के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए निर्मल कुमार मिंडा। एसोचैम का नाम सुना है? संस्था का नाम सुना होगा, काफी बार हमने डिस्कस किया है। एसोचैम एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना एसोचैम का मुख्य कार्य है। इंडिया में यह सबसे पुराना ट्रेड एसोसिएशन है। इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में इसके नए अध्यक्ष बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं निर्मल कुमार मिंडा। इनके पहले एसोचैम के अध्यक्ष के पद पर संजय नायर थे। इनको रिप्लेस किया है निर्मल कुमार मिंडा ने और ये एसोचैम के वर्तमान में नए अध्यक्ष बने। ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया में किस स्थान पर रही है? एक रैंकिंग है ये, ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग। इसमें यह देखा जाता है कि किस देश की एयरफोर्स सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब यहां पर एक और चीज है कि एयरफोर्स पावरफुल है कि नहीं, ये तो देखा ही जाता है, साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि देखिए नेवी के पास भी अपने एयरक्राफ्ट होते हैं, आर्मी के पास भी होते हैं, तो उस आधार पर भी उनको भी इंक्लूड किया जाता है। लेकिन जो एयरफोर्स है स्पेशली उसके लिए ऐसा नहीं है कि नेवी के लिए शिप के आधार पर भी दिया जाएगा, नहीं। अगर नेवी के पास एयरक्राफ्ट है तो उनको देखा जाएगा कि वो कितना पावरफुल उनकी फिर नेवी है, उस आधार पर, एयरफोर्स के आधार पर। तो ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग, इसमें भारतीय वायुसेना को दुनिया में 6th प्लेस पर रखा गया है, 6ठे प्लेस पर रखा गया इंडियन एयरफोर्स को। मतलब इंडियन एयरफोर्स वर्ल्ड में 6ठे नंबर की सबसे पावरफुल एयरफोर्स है ओवरऑल कैटेगरी में। सही है। इसके अलावा एक ओवरऑल इफेक्टिवनेस और कैपेबिलिटी कैटेगरी भी होती है, इसमें इंडिया को 3rd रैंक पर रखा गया है, चाइना को पीछे छोड़कर। लेकिन हमसे क्वेश्चन ओवरऑल रैंकिंग से ही पूछा जाएगा, तो ये है हमारी 6th रैंकिंग। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट इस इंडेक्स को जारी करता है, ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग को। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर यूएसए की एयरफोर्स को रखा गया, सेकेंड पर यूएसए की नेवी को रखा गया। मतलब नेवी के पास यूएसए में जो एयरक्राफ्ट है ना, वो वर्ल्ड की
वायुसेना से भी ज्यादा पावरफुल है। फिर रशियन एयरफोर्स से तीसरे स्थान पर और यूएसए की आर्मी को चौथे स्थान पर रखा गया। इंडिया की रैंक है 6। 2025 के सुल्तान ऑफ जौहर कप में भारत ने किस पदक को हासिल किया है? सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट है, मलेशिया में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें इंडिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, सुल्तान जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट में। तो पहली चीज तो यही आती है कि सुल्तान जौहर कप किस खेल से संबंधित टूर्नामेंट है, तो ये हॉकी टूर्नामेंट है। इंडिया ने इसमें सिल्वर मेडल जीता। यह हॉकी टूर्नामेंट का 13वां एडिशन था, जो कि हाल ही में मलेशिया में आयोजित किया गया। यह मलेशिया में ही आयोजित होता है, ठीक है, मलेशिया के द्वारा आयोजित किया जाता है। इंडिया को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था और ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड जीत लिया, इंडिया ने सिल्वर जीत लिया। और इसके अलावा थर्ड रैंक पर रहा ग्रेट ब्रिटेन, तो इसे दिया गया ब्रॉन्ज मेडल। ऑस्ट्रेलिया गोल्ड, इंडिया सिल्वर और ग्रेट ब्रिटेन ब्रॉन्ज मेडल। सुल्तान जौहर कप हॉकी टूर्नामेंट 2025 फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है, 2011 से शुरू किया गया था। 8 जो टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करती है। जौहर कप हॉकी एसोसिएशन इसका आयोजन कराता है, मलेशिया की ही यह संस्था है और मलेशिया में ही यह आयोजित किया जाता है। इंडिया ने अभी तक 3 बार यह कप अपने नाम किया है, 2013, 2014 और 2022, और अभी हमने 2025 में सिल्वर मेडल जीता है ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को जारी करने का श्रेय दिया जाता है यूएनडीपी को। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इस इंडेक्स को जारी किया है। देखिए, 2 तरीके की पॉवर्टी होती है। एक नॉर्मल पॉवर्टी होती है, जिसमें क्या होता है, इनकम के बेसिस पर गरीबी को नापा जाता है। एक होती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, इसमें इन चीजों को भी मेजर किया जाता है कि भाई बहुत सारी चीजों को मेजर किया जाता है। जैसे किसी देश में एजुकेशन लोगों में कितनी है, उनमें हेल्थ सिस्टम कैसा है, और ऑब्वियस सी बात है कि जो उनकी इनकम है वो कैसी है। तो इस आधार पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को देखा जाता है। लेकिन नॉर्मल पॉवर्टी में केवल इनकम के बेसिस पर ही पॉवर्टी देखी जाती है। यहां पर ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, जिसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जारी किया है। आपको पता है ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी जारी करता है। तो यूएनडीपी ने एक दूसरी संस्था के साथ मिलकर इसे जारी किया, लेकिन यूएनडीपी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर कुछ डेटा शेयर किया गया है इस रिपोर्ट में यूएनडीपी के द्वारा। इसमें बताया गया है कि दुनिया में 6.3 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रह रहे हैं। इंडिया में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 2005-06 में 55% तक थी, जो कि अब घटकर 2019 से 21 के बीच में 16.4% तक आ गए हैं। ठीक है, ज्यादातर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वाले जो लोग हैं ना, उनके पास इंडिया में कुकिंग फ्यूल, हाउसिंग और सैनिटाइजेशन की कमी है। बाकी भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी घटी है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो हर साल इसे जारी किया जाता है। 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी। स्पेशली जो संस्था जारी करती है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी बॉडी जो कि पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी को खत्म करने और डेवलपमेंट के लिए काम करती है। यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 में की गई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में देखने को मिलता है। मर्सर सीएफए ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? मर्सर सीएफए ग्लोबल पेंशन इंडेक्स मतलब किस देश में पेंशन का जो सिस्टम है कितना अच्छा है, गवर्नमेंट की पेंशन के लिए पॉलिसीज कितनी अच्छी है, इन आधारों पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अब इसमें इंडिया को 52वीं रैंक पर रखा गया। अब इंटरेस्टिंग यह है कि इस इंडेक्स में 52 ही देशों को कैलकुलेट किया गया था और इंडिया को पेंशन में ट्रांसपेरेंसी या पेंशन सिस्टम को सही रखने के मामले में सबसे आखिरी रैंक दी गई है, 52वीं रैंक। ठीक है, इस इंडेक्स को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, एक मर्सर नाम का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये मिलकर तैयार करते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। तो इसने जारी किया ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 को और इसमें इंडिया को 52वीं रैंक पर रखा गया है। भारत सबसे लास्ट रैंक पर है, 52 देशों को ही इसमें काउंट किया गया था। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रखा गया नीदरलैंड, सेकंड पर आइसलैंड और तीसरे पर है डेनमार्क, यूरोपीय देश। 2025 ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेसिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है?
आज इंडेक्स के क्वेश्चन ज्यादा है क्योंकि इस वीक में इंडेक्स काफी सारे आए हैं और सारे इंपॉर्टेंट है तो हमको लेना पड़ेंगे। 2025 ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेसिलियंस इंडेक्स। देखिए इस इंडेक्स में दो चीजें देखी जाती है। एक तो किसी भी देश ने, जैसे हम अगर इंडिया में इन्वेस्ट किया है, जैसे फॉरेनर्स जो रहते हैं वो करते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, अगर उन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया है तो उनका इन्वेस्टमेंट कितना ज्यादा सेफ है, और अगर कोई इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो गवर्नमेंट इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट है उनको कितना ज्यादा सेफ रख पाएगी। इन दो डायमेंशन के आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इस इंडेक्स में 226 देशों की इकोनॉमी को कैलकुलेट किया गया, 226 देशों की इकोनॉमी को लिया गया। इसमें इंडिया को 155वीं रैंक पर रखा गया है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेसिलियंस इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक है 155। ठीक है, क्या कैलकुलेट किया जाता है? पहली चीज तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना सुरक्षित है आपके देश में, और अगर इमरजेंसी की कंडीशन आती है तो इन्वेस्टर को कितना कम रिस्क होगा क्योंकि गवर्नमेंट संभाल लेगी, गवर्नमेंट पे भी भरोसा हो। तो इन दो डायमेंशन के आधार पर 226 देशों को रैंक की गई। दो संस्था मिलकर यह इंडेक्स जारी करती है, हेनले एंड पार्टनर्स। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ही आप इसको मानो, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है ना उससे रिलेटेड ये रिसर्च का काम करता है। और अल्फा जियो एक एआई कंपनी है, ये भी इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट में मदद करती है। तो ये दोनों संस्थाओं ने मिलकर इस इंडेक्स को जारी किया है। 226 देशों में इंडिया को 155वीं रैंक पर रखा गया। पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड, सेकंड पर डेनमार्क और तीसरे पर है नॉर्वे। 226वीं रैंक पर रखा गया है साउथ सूडान को। ठीक है, रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम किन देशों के बीच शुरू किया गया? रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम इंडिया और यूके के बीच में शुरू किया गया है। इंडिया के एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन रामानुजन, जिनका पूरा नाम है श्रीनिवासा रामानुजन, इनके नाम पर इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है। एक रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के मध्य में। इसके माध्यम से इंडिया के जो रिसर्चर्स है ना, ये वो यूनाइटेड किंगडम के रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई कर पाएंगे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, इसके 6 स्टूडेंट जो कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, उनको लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंस में जाने का मौका मिलेगा। वहां के जो लेक्चरर है उनके गाइडेंस में रिसर्च करने का मौका मिलेगा। और बाद में इन 6 जो रिसर्चर्स से उनमें से सिलेक्ट किया जाएगा बेस्ट को, और उन स्टूडेंट को सेकेंड फेज में पूरे भारत से स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाएगा। और इन स्टूडेंट को ये जो संस्था है, ब्रिटेन का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मैथमेटिशियन स्टूडेंट, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए, फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंस है ना, जिसे कहा जाता है लिम्स, ब्रिटेन का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। यहां पर 3 साल के लिए फेलोशिप दी जाएगी ताकि वो रिसर्च कर पाए। तो ये एक प्रोग्राम है, एक फेलोशिप प्रोग्राम है जिसका नाम है रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम। इसे इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में शुरू किया गया है। तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 फाइनल के बाद भारत की मेडल टैली में रैंक क्या है? तीरंदाजी या आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 फाइनल आयोजित किया गया था इसका चाइना में। देखिए 4 फेज होता है, 4 फेज अलग अलग होते हैं और एक फाइनल खेला जाता है, मतलब टोटल 5 फेज में खेला जाता है। 5वां फेज मतलब फाइनल अभी चाइना में खेला गया था, और फाइनल के बाद भारत की मेडल टैली में 4th रैंक रही है आर्चरी वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, इस बार इस कंपटीशन का 19वां एडिशन आयोजित किया गया था। अप्रैल में ये शुरू हुआ था, अलग अलग फेज पूरे हुए, और अब 5वां फेज हुआ अक्टूबर में। 19वां एडिशन था। देखिए, साउथ कोरिया मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा 26 मेडल के साथ, सेकंड पर मैक्सिको, थर्ड पर यूएसए, और इंडिया की रैंक रही है 4th। इंडिया ने 15 मेडल जीते, 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल। यह है 5 फेज। पहला फेज यूएसए में हुआ था, दूसरा चाइना के शंघाई में हुआ था, तीसरा अंटालिया तुर्की में हुआ था, फिर मैड्रिड स्पेन में हुआ, फाइनल चाइना के नैनजिन शहर में खेला गया। यहां पर इंडिया ने 3 गोल्ड जीते हैं। पॉज करके एक बार देख लेना कि गोल्ड कौन कौन से खिलाड़ी लाए हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है कि ज्योति सुरेखा वेनम किस खेल की खिलाड़ी।
तो ये आर्चरी की है। तो एक बार नाम पढ़ लेना, ये हमारे लिए गोल्ड लेकर आए हैं। इंडिया की 4th रैंक आई है आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 में। ठीक है, बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बोलीविया जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है, इसके नए प्रेसिडेंट बने हैं रोड्रिगो पाज। बोलीविया के नए प्रेसिडेंट रोड्रिगो पाज अपॉइंट किए गए। इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 54.6% वोट हासिल किए और उसके बाद ये प्रेसिडेंट चुने गए। अब ये रिप्लेस करेंगे लुइस आरसी को, जो कि अभी तक बोलीविया के प्रेसिडेंट के पद पर थे। तो लुइस आरसी को रिप्लेस करेंगे और बोलीविया के नए प्रेसिडेंट बनेंगे रोड्रिगो पास। बोलीविया साउथ अमेरिका का एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यहां पर आप मैप में देख सकते हैं। ठीक है ना, ये इसकी 2 कैपिटल है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है लापाज और कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है सुक्रे। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन डे, यह हर साल मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी, पूरे वर्ल्ड में शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए। ठीक है, 2025 में 24 अक्टूबर को 80वां स्थापना दिवस मनाया गया यूनाइटेड नेशन का। हालांकि देखिए 1945 में यूनाइटेड नेशन स्थापित हुआ था, लेकिन यूनाइटेड नेशन डे 1947 से बनाया जा रहा है। इस बार यह 80वां स्थापना दिवस है यूनाइटेड नेशन का। इसका हेडक्वार्टर 193 कंट्रीज इसकी मेंबर है। हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क में है। पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देना यूनाइटेड नेशन का मुख्य कार्य है। एंटोनियो गुतरेस इसके सेक्रेटरी जनरल के पद पर है। यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन है, एक ऑर्गन बंद हो चुका है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। यह 1994 में बंद हो चुका था, इसका काम खत्म हो गया था। बाकी 6 ऑर्गन देखें तो जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन की, ठीक है ना, जो मेंबर्स से यहां पर बैठक करते हैं, साथ में डिसीजन लेते हैं। एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, दुनिया में इंटरनेशनल पीस और सुरक्षा के लिए काम करती है। फिर आती है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर यह काम करती है। फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये 1994 में बंद हो गई थी। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 2 देशों के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ठीक है, और एक सचिवालय होता है यूनाइटेड नेशन के दैनिक कार्यों को करने के लिए, रोज के कार्यों को करने के लिए सचिवालय काम करता है। तो ये 6 ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे तो मना ही जाता है, उसके साथ ही वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे आए, निंगोल चक्कोबा त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? निंगोल चक्कोबा फेस्टिवल यह मनाया जाता है मैतेई कम्युनिटी के द्वारा। देखिए मैतेई लोग जहां जहां रहते हैं इस त्योहार को मनाते हैं, लेकिन स्पेशली मैतेई कम्युनिटी निवास करती है मणिपुर में। तो मणिपुर की मैतेई कम्युनिटी निंगोल चक्कोबा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। दिवाली के 2 दिन बाद यह त्योहार आता है, इस बार यह 23 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, इसके अलावा अदर जहां जहां पर मैतेई कम्युनिटी का निवास है वहां वहां पर मनाया जाता है, लेकिन स्पेशली भारत के मणिपुर राज्य में मैतेई कैलेंडर के हियांगई महीने के दूसरे चंद्र दिवस पर यह मनाया जाता है। अक्टूबर या नवंबर मंथ में दिवाली के दूसरे दिन यह तिथि आती है। हाल ही में एकनाथ वसंत चिटनिस का निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? एकनाथ वसंत चिटनिस ये एक स्पेस साइंटिस्ट रहे हैं, बहुत ही फेमस, स्पेस साइंस के क्षेत्र से संबंधित। हाल ही में इनका निधन हो गया 100 साल की आयु में। इंडियन स्पेस साइंटिस्ट एकनाथ वसंत चिटनिस, ये महाराष्ट्र से आते हैं। उपलब्धियां काफी सारी है। विक्रम साराभाई के साथ मिलकर भारत का पहला लॉन्च पैड इन्होंने खोजा था। इसरो के निर्माण में इनका बहुत अच्छा रोल रहा है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर रहे हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे हैं। देश की सेवा के लिए 1985 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो एकनाथ वसंत चिटनिस, हाल ही में इनका निधन हो गया, बहुत ही फेमस स्पेस साइंटिस्ट। लास्ट क्वेश्चन, भारत और जापान के बीच आयोजित जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2025 का आयोजन कहां किया गया है? तो इंडिया और जापान के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है, जेमैक्स। ठीक है, जिमेक्स इसे कहा जाता है। 2025 में इसका आयोजन जापान के योकोसुका शहर में किया गया। तो किसके बीच में? इंडिया और जापान के बीच में जिमेक्स नेवल एक्सरसाइज
दोनों देशों की नेवी के बीच में कॉपरेशन बढ़ाना, कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, जॉइंट ऑपरेशन को सफल करने के लिए प्रैक्टिस करना, यह मुख्य उद्देश्य इस मैरीटाइम एक्सरसाइज का। 2 फेज में यह आयोजित हुई थी। पहला फेज सी फेज था और सेकेंड फेज हार्बर फेज के नाम से आयोजित किया गया। पहली बार जीमैक्स नेवल एक्सरसाइज का आयोजन इंडिया और जापान के बीच में 2012 में किया गया था। ठीक है, और अभी 2025 में इसका आयोजन कहां हुआ? जापान के योकोसुका शहर में। डन। तो यहां पर हमने 20 से लेकर 26 अक्टूबर तक के आज के वीकली सेशन में टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिटेल में समझाए। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। आई होप आपने ध्यान से सुना होगा। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफर ऑफ द डे की मैंने लिंक दे दी है। एसएससी सीएचएसएल का स्पेशल पैकेज आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। कोई भी आपको हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।